बलियापुर गांव में दलजीत मोची का एक छोटा सा घर था। एक दिन सुबह सुबह दलजीत मोची अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। तभी उसकी पत्नी बोली, कब तक ऐसा चलेगा स्वामी? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता है कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं रागिनी, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी हालात सुधरने लगते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ पैसे जमा किए थे, तब तक राजन के पैर में वो गहरी चोट लग गई। अब उसका इलाज करवाने के लिए फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 8 साल का राजन दौड़ता हुआ आया और उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत थी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? दलजीत की आंखें नम हो गई। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छा पकवान बनाएंगे और फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं, जब पड़ोस की अम्मा के घर पर रोज अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, मैं उनके घर पर एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छिपा दिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा। फिर मैं वापस आ गया। ये सब सुनकर रागिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख लिया हो। दलजीत भी कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और दुकान की ओर चल पड़ा। दलजीत की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने दुकान खोली और दोपहर तक बैठा रहा, उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे। आज एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालात, राजन की मासूम बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती हैं। तभी गांव का जमींदार दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। हाँ दिलजीत, क्या हुआ? आज तुम्हारे चेहरे पर पहले जैसा तेज नहीं दिख रहा है, क्या बात है? कुछ उदास लग रहे हो मन में, हैं? हाँ जमींदार जी, अब आप तो सब जानते ही हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत ही आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन किस्मत ही अच्छी नहीं है। जमींदार तो चुप रहा, लेकिन तभी बगल से भोला आ गया। भोला गांव का वो आदमी था जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। जमींदार जी, मैं तो कहता हूँ इस दलजीत को गांव से निकाल ही देते हैं। उसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है तो पूरे गांव को बर्बाद कर सकती है वो। जमींदार जोर जोर से हंसने लगा। भोला भी हंसने लगा। अरे भोलू, तू भी ना, चल छोड़ इसे। दोनों दलजीत की हालात पर हंसे और चल दिए। दलजीत वहां बैठ रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। फिर भी मेरे ऊपर यह दुख क्यों आता है? क्यों मैं इतना गरीब हो गया हूं? कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। ये गरीबी कब खत्म होगी? मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। रागिनी उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर भी जाने का मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा है। शाम को दलजीत थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, रागिनी ने उसे देखते ही, अरे क्या हुआ स्वामी? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो स्वामी। दलजीत की आंखें भर आई। उसने धीरे से रागिनी की ओर देखा और बोला, अब तो सारे गांव वाले भी
मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं रागिनी। और क्या करूं, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया, और ऊपर से जमींदार और भोला, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते रहते हैं। चले गए बोलते बोलते। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं ला सका। रागिनी चुप हो गई, उसकी आंखें भर आई। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ ही नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। दलजीत कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन सुबह होते ही रागिनी ने दलजीत से कहा, स्वामी, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ। गांव की दुकान से हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे दे। नहीं रागिनी, मैं कल भी गया था उसके पास। वो पहले अपना पिछला उधार मांग रहा था, और अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हम ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव में 2-3 लोगों से पहले ही मैं उधार ले चुका हूं। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी और से मैं उधार मांग लूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। वापस करूंगा भी तो कहां से? हमारे पास इतने पैसे भी तो होने चाहिए, जो आते हैं वो लग जाते हैं। स्वामी, ये तो भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। ये बात तो मुझे तुमसे सुनते 15 साल हो गए हैं। आज तक ऐसा दिन नहीं आया। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान थे। दिमाग में हर बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? दलजीत आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से जमींदार आता हुआ दिखाई दिया। अरे दिलजीत, आज दुकान नहीं खोली? क्या तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो? क्या बात है? अब मोची से जंगली बनने का इरादा है क्या? दलजीत चुप रहा। वह पहले से ही उदास था। उसके पास जमींदार को जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं थे। चलो अच्छा है, जंगल भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना। जमींदार हंसता रहा और चला गया। दलजीत बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ दिया। दलजीत अब थक चुका था, उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखते हुए कहने लगा, मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने नहीं रो सकता। अगर रागिनी और राजन मुझे रोते हुए देख लेते हैं तो उनका मनोबल टूट जाता है। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? दलजीत उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। कोई है, मेरी मदद करो। वह उठा और इधर-उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक बाबा पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। दलजीत तुरंत उनके पास गया। बाबा जी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं राज्य की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर से मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूं। यह जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं है। कई घंटे हो गए, कोई इंसान नहीं दिखा मुझे। बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं ना बच सकूं।
दलजीत घबरा गया और तुरंत इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं से पानी या कोई मदद मिल जाए, परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा है। बाबा, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं भी लेकर आता हूँ। यहाँ से लगभग 1 मील दूर एक तालाब है, तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ बेटा। इतना कहकर बाबा ने अपना कमंडल दलजीत को दे दिया। थका हुआ दलजीत बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहाँ उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। जंगल की खामोशी के बीच वो अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद तालाब तक पहुंच गया। दलजीत ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ जल से भर लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, सफलता और संतोष की। फिर वह तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी लेकिन दिल में शांति। वह सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां बाबा जी पड़े थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद सिर्फ दलजीत की वापसी से जुड़ी हो। लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूँ। बाबा जी ने जल पीते ही बाबा प्रसन्न हो गया और बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगी। तभी वहाँ रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर खरगोश प्रकट हो गया। तूने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुझे ये भेंट देना चाहता हूँ। बाबा जी, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी बाबा हैं, परंतु मैं इस खरगोश का क्या करूंगा महाराज? इसे अपने घर ले जाओ और अपनी बेटी की तरह पाल इसे। याद रख, ये खरगोश तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूं कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तू मेहनती मोची है, तेरे मन में कोई लालच नहीं है और तू दूसरों की मदद करने वाला भी है। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले गए। दलजीत ने उस खरगोश को सावधानी से और अपने घर ले आया। खरगोश की सुंदरता और चमक देखकर दलजीत के दिल में नई उम्मीद जगी और उसने ठाना कि खरगोश की रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। अरे, ये खरगोश आपको कहाँ से मिला? दलजीत ने सारी कहानी रागिनी को सुनाई। हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। बाबा जी को अगर देना ही था तो धन देते, इस खरगोश को क्यों दे दिया? अब बाबा जी ने कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी इस हालत के बारे में पता है अच्छी तरह से। तभी वहाँ पर राजन आ जाता है। पिताजी, ये खरगोश तो वाकई बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो अब कोई गांव का बच्चा भी नहीं खेलता, क्योंकि हम गरीब हैं ना। लेकिन मैं इस खरगोश के साथ खेलूंगा। इतना कहकर राजन खरगोश को लेकर घर से बाहर चला गया और खेलने लगा। खरगोश इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब दलजीत अपने दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का मुखिया उसके घर आ पहुंचा। अरे जमींदार साहब, आप तो जमींदार है, मेरे घर पर क्या करने के लिए आए हैं? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। भला मुझ जैसे गरीब के घर पर आपका क्या काम है? बात तो सही कह रहा है तू दलजीत, लेकिन बात यह है कि आज मैंने तेरे बेटे यानी राजन को एक खरगोश के साथ खेलते देखा। वो खरगोश, वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर था। और तू जानता है कि मुझे जंगली जानवरों को पालने का कितना शौक है, तो मैं वो खरगोश खरीदना चाहता हूँ। रागिनी ये सुनकर खुश हो गई कि वह कुछ कहने ही वाली थी कि माफ कीजिएगा, मैं वो खरगोश आपको नहीं बेच सकता। अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा।
आप मुझे चाहे उसकी कितनी भी कीमत दे दें, माफ कीजिएगा, मैं उस खरगोश को नहीं बेचूंगा। मुखिया क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। आपने ये क्या किया? मुखिया हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था, हमारी गरीबी कम हो सकती थी। मैं इस खरगोश को नहीं बेचूंगा रागिनी, क्योंकि ये खरगोश मुझे बाबा जी ने दिया है, उनकी भेंट है ये, और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। दलजीत और उसका परिवार खरगोश से इतना जुड़ गया था कि उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। फिर कुछ दिनों बाद एक व्यापारी वहाँ आ पहुँचा। अरे भाई, मुझे तुम्हारा ये खरगोश बहुत पसंद आया है। मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। ये खरगोश मुझे दे दो। आहा, तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों ना दे दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अरे तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। तुम एक गरीब मोची हो, समझते ही नहीं हो कुछ। व्यापारी वहाँ से चला गया। रागिनी दलजीत पर गुस्सा हो गई। जब से ये खरगोश आया है, तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। पहले मुखिया को लौटा दिया और अब व्यापारी को भी मना कर दिया। क्यों नहीं बेचा इसे? रागिनी, ना जाने मुझे इस खरगोश से अब एक खास लगाव सा हो गया है। और वैसे भी बाबा जी ने कहा था कि इसे अपने बेटे की तरह पालना, और ये मेरे बेटे के जैसा ही है। और भला भेंट की हुई वस्तु को बेचता थोड़ी ना है, खुद सोचो ना रागिनी। रागिनी ये सुनकर चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वह खरगोश उनके परिवार का हिस्सा बन गया। तभी वही के मदनापुर के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा भीम सिंह की रानी बहुत बीमार थी। राजा भीम सिंह रानी को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में राजगुरु थे। राजगुरु, क्या रानी ठीक हो पाएंगी? मैंने राज्य के कई बड़े बड़े वैद्य को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, रानी को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज संभव तो है, लेकिन वो अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर जल्दी से बताइए ना गुरुजी, इलाज क्या है? ध्यान से सुनिए महाराज। एक मायावी खरगोश के आंसू अगर मिल जाए तो आंसुओं को रानी के शरीर पर स्पर्श कराना होगा, तभी वो स्वस्थ हो पाएंगी। तो फिर बताइए, वो मायावी खरगोश कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। महाराज, मैंने साधना के दौरान ये देखा है, वो मायावी खरगोश पलियापुर गांव के एक मोची के पास है। राजा भीम सिंह अपने मंत्री के साथ पलियापुर की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वे पलियापुर पहुंचे। वहां गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया। हमारे तो भाग्य ही खुल गए। राजा भीम सिंह पधारे हैं। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई मोची रहता है जिसके पास एक खरगोश है? हाँ महाराज, दलजीत मोची पूरे गांव को पता है उसके पास एक खरगोश है, और वो खरगोश किसी को देता भी नहीं है, क्योंकि वो अत्यंत सुंदर है। मुखिया राजा भीम सिंह को देखकर दलजीत के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री और स्वयं राजा को देखकर दलजीत चौंक गया। क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई खरगोश है? और क्या वो मायावी भी है? प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ महाराज, मेरे पास एक खरगोश है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो मेरे बेटे जैसा है। वो खरगोश तुम्हें कहाँ से मिला था? एक बाबा जी ने मुझे एक खरगोश भेंट किया था महाराज। उस साधु ने तुम्हें एक मायावी खरगोश दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। बताओ दलजीत, तुम्हें कितने पैसे चाहिए?
इस खरगोश के बदले। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। महाराज, ये इतना मूर्ख है। इस खरगोश को मैंने भी खरीदने की कोशिश की, मगर इसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी महंगी कीमत देने के लिए आया, लेकिन फिर भी इसने नहीं बेचा, और अब आपको भी मना कर दिया। इसकी हिम्मत तो देखिए। देखो मोची, मुझे उस खरगोश की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा, लेकिन वो खरगोश मुझे दे दो। नहीं महाराज, मैं खरगोश नहीं दूंगा, क्षमा कर दीजिए। सिपाहियों, इस मोची को बंदी बना लो और उस खरगोश को पकड़कर महल में ले चलो, जल्दी। कैसा लग रहा है मूर्ख? मैं खरगोश की बहुत अधिक कीमत देने के लिए तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें उस खरगोश को बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आखिरी बार देख ले इसे, मूर्ख कहीं के। महाराज, मैं जानता हूं कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है, मैं अपने इस खरगोश को एक बार गले लगाना चाहता हूं। मैंने इसे अपने बेटे जैसा चाहा है। अरे जा, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो गले लग जा। जा, लग जा इसके गले। दलजीत ने दौड़कर उस खरगोश को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे, और जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, राजा भीम सिंह ने हाथ लगा लिया। राजा भीम सिंह दौड़कर आंसू लेकर रानी के कमरे में गए। आंसू जैसे ही रानी के शरीर को छुआ, वो होश में आ गई, और राजा भीम सिंह खुशी से राज दरबार में वापस आ गए। मुझे माफ कर दो दिलजीत। मैंने अपनी रानी के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारा खरगोश के प्रति प्यार सच्चा था। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे दलजीत। हम तुमसे बहुत खुश हैं। हम तुम्हें बहुत सा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी रानी ठीक हो गई है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कृपया करके मुझे ये ना दें। नहीं नहीं दलजीत, ये भेंट है और भेंट को कभी ठुकराते नहीं है। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे खजाने की देखरेख तुम ही करोगे, और मेरे खजाने का सारा काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो, और हाँ, जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वो पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। दलजीत पूरी दौलत लेकर अपने घर वापस लौट आया। ये सब उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल इनाम था।